वरिष्ठ कवि अजामिल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। 19 जून 2022 को अजामिल जी से प्रयागराज में उनके मीरापुर स्थित आवास पर अन्वेषी इंडिया के लिए अनंत अन्वेषी ने बातचीत की। अजामिल जी ने जिस बेबाकी से अपनी बात कही है, उससे साफ पता चलता है कि कविता क्यों हाशिए पर खिसकती जा रही है तथा इसे किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जा सकता है। आइए सुनते हैं अजामिल जी के दिल से निकली आवाज को। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनंत अन्वेषी। हम अपने खास प्रोग्राम में विभिन्न क्षेत्र की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में अपना अधिकार रखते हैं। और मेरे सामने ये समस्या भी है कि मैं इनको किस रूप में बोलूं। यानी कि कवि हैं, छायाकार हैं, पेंटर हैं, फिल्मकार हैं, बहुत कुछ है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे उन्हीं से मुलाकात करा रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं दें। अजामिल जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय बचपन से अब तक के सफर के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। जो जानते हैं उनको भी कुछ नया चीज मिलेगा, जो नहीं जानते उनको बहुत कुछ मिलेगा। अन्वेषी जी, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपना परिचय स्वयं देना। क्योंकि इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया रहता है, कितना कुछ किया रहता है, और उसमें से 80% वो छुपाए रखना चाहता है कि भाई इसके बारे में किसी को पता न चले तो अच्छा है, और 20% में ही वो काम चलाना चाहता है अपना। तो किसी से ये पूछना कि आप अपना परिचय दीजिए, ये एक मुश्किल काम है। फिर भी आपने मुझे कहा है तो मैं जरूर अपना परिचय देता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का हमेशा से शौक रहा है। मुझे लगा कि मेरी जिज्ञासा के केंद्र में जो भी चीजें आती रही, मुझे लगा कि मुझे उसको सीखना चाहिए, करना चाहिए, और मैंने कभी भी नो नहीं कहा। कभी नहीं सोचा कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। मुझे लगा कि नहीं, मैं करूंगा, सीख लूंगा मैं। ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जो परिस्थितियां रही, वो परिस्थितियां भी मुझे मजबूर करती रही कि आप नो कहोगे तो एक बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैंने किसी भी काम को नहीं कहा। मैंने कहा मैं करूंगा, जैसे भी होगा करूंगा। और अन्वेषी जी, आप ये जान करके आपको अच्छा लगेगा कि मैंने उस काम को सीखने के बाद उस काम को करके दिया, प्रोफेशनल तरीके से करके दिया। तो आज आप जो कुछ भी मेरे भीतर पा रहे हैं, उसके पीछे 2-3 चीजें मुख्य रूप से हैं। एक तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मेरे मित्रों का आशीर्वाद, और उसके बाद मेरी जिज्ञासा। लगातार खोज करना, पता लगाना कि मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैंने हार नहीं मानी कभी। शायद यही वजह है कि मैं बहुत सारी कलाओं में मेरी रुचि है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मास्टर हूँ सब में, बिल्कुल नहीं, कोई मास्टर हो भी नहीं सकता। सारी कलाओं में कोई मास्टर नहीं हो सकता। लेकिन एक कला ऐसी है जो मुझे लगातार प्रेरित करती रहती है, और वो है कविता। कविता के साथ मैं कभी भी जो है अ, दोहरा व्यवहार नहीं कर पाया। मुझे हमेशा लगा कि कविता मेरी आत्मा की आवाज है, बाकी चीजें मेरे मन की आवाज है, कविता मेरी आत्मा की आवाज है। मैं इसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बहुत उत्सुक कभी नहीं रहा कि मेरी कविता बिक जाए, लेकिन बाकी चीजें बिक जाए इसकी उत्सुकता मेरे भीतर रही। मैंने पेंटिंग बनाई, चित्र की है, या फोटोग्राफी की, मैं जरूर कोशिश करता रहा कि इसका हमें अच्छा से अच्छा मूल्य मिल जाए। लेकिन कोई मेरी कविता खरीदे, मेरी आत्मा को खरीदे, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, कभी किसी कोने से तैयार नहीं था। शायद कविता को इस तरह से एक व्यवसायिक तरीके से लिया भी नहीं जा सकता। जो लोग लेते हैं वो कवि कम है, कविता की फैक्ट्री ज्यादा है। वो हर मौके की कविता लिख सकते हैं, मैं हर मौके की कविता नहीं लिख पाता। साल साल 2-2 साल बीत जाते, मैं कोई कविता नहीं लिखता। और जब मौका आता है तो
पता चलता है कि एक हफ्ते में ही मैंने 5-7 कविताएं लिख डाली। ये केवल मन की बात है, मूड की बात है। मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि मेरे पिता डॉक्टर थे, मेरी माँ अ, गृहिणी थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला-पोसा और मैं अपने परिवार में 14 वर्षों के बाद मेरा जन्म हुआ था। इसलिए सबका सब ओर से सम्मान भी मुझे बहुत मिला, बहुत प्यार मिला, सब लोगों ने मुक्त किया। समाज ने भी मुझे बहुत प्यार किया और मैं धीरे-धीरे मैंने अपने अनुभव से ये सीखा कि जो आदमी सबके साथ जुड़ कर रहेगा समाज में, उसकी जगह समाज में बच जाएगी। और जो आदमी अलग-थलग रहने की कोशिश करेगा, समाज उसको अलग-थलग कर देगा। तो आप जैसा चाहें, वो कर सकते हैं। समाज के साथ जुड़िए और इस भावना के साथ जुड़िए कि समाज में कोई छोटा नहीं है। सब आपसे बड़े हैं, सब आपसे ज़्यादा जानते हैं, सब आपसे ज़्यादा योग्य हैं और आप देखेंगे कि हमेशा जीत आपकी होगी। इस तरह का जो विनम्र वातावरण रखते हैं, विनम्र रहते हैं, वो उनको सबका प्यार मिलता है। लेकिन जो लोग अपने ही आसपास के जीवन में प्रसन्न रहते हैं, अपना ही सोचते हैं, अपने ही बारे में वो सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों को लोग बहुत कम पसंद करते हैं। मेरा परिचय बहुत बड़ा परिचय नहीं है, छोटा-सा परिचय है। बहुत सारी चीज़ों में रुचि रही, जब जिसमें मन किया मैंने काम किया उसमें और अपनी एक जगह धीरे से मैंने बना ली। चाहे वो थिएटर रहा हो, चाहे वो वो अ, चित्रकला का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी रही हो, है ना? चाहे वो साहित्य रहा हो और चाहे वो संपादन रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया, वहाँ पर भी एक जगह तो मैंने बना ही ली और लोग मुझे उसी रूप में याद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और कौन कितने दिन याद किया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो अन्वेषी जी, ये मेरा छोटा-सा परिचय था। अच्छा अमिल जी, आपके उत्तर सुनकर के इतना तो दिमाग में निश्चित बन रहा है कि आप बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बेबाक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आप रखते हैं। आपने शुरू में कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना परिचय देता है तो प्राय 20% ही वो अपनी बात बोल पाता है, 80% चीजों को छुपा जाता है। ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। आपने साहित्य, कला, संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, लेकिन आपने जिस तरह से एक जवाब दिया, वो जवाब किसी भी साधारण व्यक्ति के मतलब का है कि आदमी को विनम्र होना चाहिए और आदमी को समाज से जुड़ करके रहना चाहिए। ये किसी भी क्षेत्र में आदमी होगा, उसी क्षेत्र में कामयाबी के लिए ये एक आपने बहुत बड़ा फॉर्मूला बताया हमको। धन्यवाद। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, जैसा आपने बताया कि मूल रूप से आप अपने को कवि मानते हैं, कविता करना आपकी आत्मा की आवाज है, बाकी आपने मन से परिस्थितिवश किया। तो हम सबसे पहले कविता पर ही आते हैं कि हम जो चारों तरफ देखते हैं इस टाइम कविताओं का माहौल बड़ा रूखा सूखा सा है, ना कोई पढ़ने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। तो ऐसे माहौल में आप सक्रिय हैं, तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? कविता लिखने की ऊर्जा कभी प्राप्त होती है तो कभी प्राप्त नहीं होती है। बहुत-बहुत दिन गुज़र जाते हैं, कभी नहीं प्राप्त होती। अंतर्मन आपका कहता ही नहीं कि आप कविता में कुछ बात कहें और उसके लिए बहुत ईमानदारी की ज़रूरत है। जब आप कविता में बोलते हैं तो बहुत ईमानदारी की ज़रूरत है। आप अपने से भी बेईमानी नहीं कर पाते। बाकी और चीज़ों में तो आप आराम से झूठ बोल सकते हैं और बाकी लोगों का श्रेय भी ले सकते हैं, लेकिन कविता में आप किसी का कोई श्रेय नहीं ले सकते। आपने जो कहा है, वही अंतिम सच है। वही आपका अनुभव है, वही आपकी अनुभूतियाँ हैं और वही आपकी आत्मा की आवाज़ है। इसलिए मैंने बहुत सारी कविताएँ नहीं लिखी, कभी-कभी लिखी, जब लगा कि नहीं मुझे लिखना चाहिए।
आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि आज के दौर में जबकि लोग पढ़ने के लिए वक़्त नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि वो साहित्य के प्रति ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार हैं साहित्य के प्रति, लेकिन उनके संघर्ष इस तरह के हैं कि उस संघर्ष के बीच में समय निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि जिस कला के प्रति उनकी रुचि होनी चाहिए, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये रुचि नहीं ले रहे हैं। सच तो ये है कि कविता कभी किसी व्यक्ति के भीतर मरती ही नहीं। अगर एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा है, किसी भी रूप में जुड़ा है, तो उसका सबसे बड़ा आधार है कविता। उसके भीतर कविता है, वो कुलबुला रही है और उसी कारण वो जुड़ा है, अपनी पत्नी से जुड़ा है, अपने माँ-बाप से जुड़ा है, अपने बच्चों से जुड़ा है। वो पोएट्री ही है, आपका कोमल अंतर्मन ही है जो आपको जोड़े हुआ है। तो कविता तो बहुत रूपों में हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है। हमेशा लय और छंद के साथ ही नहीं शामिल होती। आप जब किसी फूल को देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। ईश्वर के चेहरे की तरफ देखते हैं और उसकी स्तुति में कुछ कहते हैं, तो वो भी कविता के कारण ही आप कहते हैं। आपके मन में का जो कोमल पक्ष है, वो आपसे ये बात कहलाता है। इसका मतलब कविता मरती नहीं है, किसी व्यक्ति के भीतर से नहीं मरती। अगर आपके आंख में आंसू आते हैं, अगर आपको हंसी आती है, अगर आप किसी के दुख में शामिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कविता अभी भी जिंदा है कविता आपके भीतर। हाँ, जिस कविता की बात हम करते हैं, उस कविता में रुचि ज़रूर लोगों की कम दिखाई दे रही है। उसका कारण मुझे यही लगता है लोगों की व्यस्तता। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसमें एकदम यशस्वी हो जाने की कामना दिखाई देती है। हमारी 4 पोस्ट आ जाए, सारे लोग उस पर लाइक दे दें, उस पर कमेंट आ जाए और मैं यशस्वी हो जाऊँ। ये यात्रा को इतना छोटा नहीं किया जा सकता। साहित्य और कविता की यात्रा को इतना छोटा आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बड़ी साधना करनी पड़ेगी। वहां तक यशस्वी होने के तक पहुंचने के लिए तो आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप कविता लिखेंगे नहीं, कविता को जिएंगे। और कविता का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कविता को पढ़ने वाला कविता को जिए, उसके अंग अंग में जो है वो कविता उपस्थित होनी चाहिए, उसकी भावनाओं में होनी चाहिए, संवेदनाओं में होनी चाहिए, आत्मा में होनी चाहिए, उसके मन में होनी चाहिए, उसके स्पर्श में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कविता अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही है। एक और मुश्किल सामने आ रही है, वो ये है कि कविताएं, ऐसा लग रहा है कि कवि कवि के लिए ही लिख रहा है। एक कवि लिखता है, दूसरा कवि पढ़ता है, दूसरा कवि लिखता है, तीसरा कवि पढ़ता है। कवि ही लिख रहे हैं, कवि ही पढ़ रहे हैं। लेकिन हम पुराने कवियों के बारे में सोचें एक बार पीछे जा करके, तो लगता है कि बाप रे, किस तरह से लोकप्रिय हो गए, किस तरह से समाज ने उनको अपनाया। उसका कारण था कि उस कविता में उस आदमी की पीड़ा थी जिसके बारे में वो कविता लिखी गई। राम का मानवीयकरण करके तुलसीदास ने इस समाज के हर व्यक्ति को राम बना दिया, इस संभावना को व्यक्त कर दिया कि वो राम हो सकता है। कविता की शक्ति जब यहां पर आकर टिकी खड़ी होगी, तो कविता अपने आप अपना ली जाएगी, सब स्वीकार करेंगे उस कविता को। लेकिन कविता पढ़ते समय आपको ये लगे कि नहीं, ये आपके बारे में नहीं है, तो आप 2-4 लाइन पढ़ने के बाद ही उस कविता को छोड़ देंगे। कविता का अपना भी संकट है। हम कविता सिर्फ कवियों के लिए लिख रहे हैं, कुछ ऐसे मित्रों के लिए लिख रहे हैं जो एक दूसरे की वाह-वाह करके अपना काम निकालते हैं। ये साहित्य में हो रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन साहित्य में भी हो रहा है।
एक संकलन छप करके आता है किसी कवि का, और आप देखेंगे कि तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। और तारीफ के पुल बांधने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। और वहीं एक बहुत अच्छा कलेक्शन छप कर आता है, एक बहुत अच्छा संग्रह प्रकाशित होता है, कोई उसकी नोटिस नहीं देता, क्योंकि उस आदमी के पास, उस कवि के पास अपना कोई गिरोह नहीं है। अच्छे कवि गिरोह बनाने में अपना समय थोड़ी बर्बाद करते हैं, अच्छी कविता लिखने में समय बर्बाद करते हैं। अच्छी कविताएं लिखते हैं, वो गिरोह नहीं बनाते कि हमारे गिरोह में ये लोग शामिल हैं, ये लोग हमारी कविता की गाएंगे, हम इनकी कविता की गाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हो रहा है हमारे देश के भीतर। इसलिए कविता धीरे धीरे इग्नोर हो रही है, हाशिए पर चली जा रही है, और हम लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये सच भी है। मित्रों, एक बहुत बड़ी चीज ये है कि कविता के साथ अगर हम आवाम से जोड़ना चाहते हैं, समाज से जोड़ना चाहते हैं, समाज की तकलीफों को सामने लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उनकी तकलीफ में शामिल हों, उनकी तकलीफों को अपनी कविताओं में साझा करें और लोगों को ये बताएं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप अपने को अलग थलग रख करके आप ये काम नहीं कर सकते। कविता शामिल होती है, दुख सुख में शामिल होती है, और दुख सुख में ही सबसे सुंदर कविताएं दुनिया भर में लिखी गई हैं। दुनिया भर में दुख सुख में सबसे सुंदर कविताएं लिखी गई हैं। दुख में सुख से ज्यादा सुंदर कविताएं लिखी गई हैं, क्योंकि कविताएं हमारा दुख बांटती हैं, हमें एक ऐसी संवेदना तक ले जाती हैं जहां पर हम अपने भीतर वापस लौटते हैं, हम इंसान बनते हैं। कविता का काम ही ये है कि आपको आदमी से इंसान बनाए, आपको पवित्र करे और आपकी पवित्रता की सुरक्षा करे। इन अर्थों में कविता चौकीदारी का काम करती। जब आप अंदर से टूटने लगते हैं तो कविता आपके लिए बहुत बड़ा सहारा होती। इन सारे नजरिए से मैंने अपनी कविताओं को देखा और इसी नजरिए से मैं अपनी कविताएं लिखता रहा हूँ। आप कभी मेरी कविताएं पढ़ेंगे तो आपको ये बात, इसका एहसास होगा, और अगर ये एहसास होता है तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हुआ हूँ। अजामिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि मेरे एक सवाल में आप कई सवालों के जवाब दे देते हैं। मैं एक अगला सवाल ये करने वाला था कि एक कवि की भूमिका को तो आपने बता दिया, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका के बारे में बताइए कि उसके अंदर कविता के प्रति रुचि कैसे जागे। तो आपने बताया कि ये संवेदना जगाता है, ये इंसान को इंसान बनाती हैं कविताएं, तो इसलिए हर व्यक्ति को कविता पढ़नी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मेरा सवाल अगला ये है कि जिस तरीके से आपने कविता के महत्व को बताया है, एक अच्छे और सच्चे कवि की परिभाषा दी है, तो ये आपके अंदर इस कविता का जन्म किस प्रकार हुआ, कब हुआ और कैसे ये समझ विकसित हुई कि आपको ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए? देखिए अन्वेषी जी, ये कविता में जो पारंगत होता है कवि, वो एक दिन की साधना में नहीं होता। वो बहुत धीरे धीरे अपने को भी जो है आकार देता है, अपने को भी तराशता चलता है कवि। कभी कभी कवि को अपनी ही लिखी हुई कविता अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन के बाद अपनी कविता को अगर कोई कवि पढ़ता है तो उसे लगता है कि नहीं, वो तो बहुत सारी कमजोरियां उसमें छोड़ दिया, उसने बहुत सारे पॉइंट उसमें छोड़ दिया। और कभी कभी ये भी लगता है कि ये क्या लिख दिया उसने, अरे ये लिखना ही नहीं चाहिए था, ये अच्छी चीज नहीं थी, ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए था। ये चीजें आपको आपके समाज के साथ जितने गहरे सरोकार होंगे, आपकी अनुभूतियां जितनी गहरी होंगी, आपके अनुभव जितने गहरे होंगे, ये उसी से आकार लेती हैं। तो धीरे धीरे कवि अपने को तराशता है, धीरे धीरे कवि बनता है। और ऐसे तो एक छोटी सी पीड़ा भी आपको कवि बना सकती है।
अगर एक छोटी सी पीड़ा, किसी की पीड़ा पर आपके आंख में आंसू आ गए तो आप कवि हो गए, आप कवि बन गए। ये जो आंसू आए हैं ये कविता के कारण ही आए हैं। आपके भीतर जो कविता हलचल मचाए हुए है, कविता की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो आपके भीतर एक हलचल मचाती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये हलचल आज समाज में जो लोग हैं वो कविता नहीं पढ़ते, उनके भीतर ये हलचल क्यों नहीं मच रही है? इसके पीछे हमारी साधना में ही कहीं खोट है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो आप बिल्कुल अपने निहित स्वार्थों को सामने रख करके जब काव्य रचना करेंगे और समाज को हाशिए पर डाल देंगे तो कविता भी आपके हाथ से फिसल जाएगी, वो नहीं मिलेगी आपको, समाज भी नहीं मिलेगा। मुझे ये लगता है, मैं बहुत व्यवहारिक बात आपसे कर रहा हूं, हम अपनी कविता को लेकर के समाज के बीच में जाते ही नहीं। कवियों का भी दोष है, जाना चाहिए, आप उनको सुनाइए, और ये काम अपने घर से शुरू करना चाहिए, अपने परिवार में लोगों को सुनाइए, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। अगर उनको लगता है कि हाँ ये तो अच्छी लिखी है कविता, तो आप समझिए कि सफलता की कुछ सीढ़ियां आप चढ़ लिए। तो प्रतिक्रिया लेते रहिए लोगों की। दूसरी एक प्रॉब्लम और है, कविता लिखने के बाद सबसे बड़ा धर्म कवि समझता है कि इसको छप जाना चाहिए। अगर ये किसी पत्रिका में छप गई, अखबार में छप गई, किताब में छप गई, तो वो सोचता है कि जीवन स्वार्थ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। कविता कहने की कला है, कविता कही जाती है, कविता न पढ़ी नहीं जाती। किताब में छापना कविता को कविता के साथ अन्याय करना है। कविता पढ़ने की चीज नहीं है, कविता कहने की चीज है, सुनाने की चीज है। उर्दू के अंदर यह रवायत आज भी है। उर्दू का जो शायर है वो अपने मित्र शायर से, अपने दोस्त शायर से कहता है कि आपने पिछले दिनों क्या कहा, कौन सी नई गजल कही, कौन सी नई नज्म आपने कही। और हिंदी का कवि क्या कहता है, आपने नई कौन सी कविता लिखी। ये अंतर है। हम इस बात को बिल्कुल भूल गए हैं कि कविता कहने की चीज है, सुनाई जानी चाहिए। अगर वो सुनाई नहीं जाती है तो वो कविता अभी बनी नहीं है, मुकम्मल नहीं हुई है, उसका धर्म अभी जो होना चाहिए वो शुरू ही नहीं हुआ। इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदी में बहुत कम कवि ऐसे हैं जो अच्छे से काव्य पाठ करते हैं। काव्य पाठ आप जरूरी नहीं समझते, ये जरूरी नहीं समझते कि काव्य पाठ की कला भी हमें आनी चाहिए। रफी साहब ने कितनी मेहनत किया इसके लिए, एनएसडी में जाकर वो पढ़ाया करते थे, काव्य पाठ की कला पढ़ाते थे, वो उसकी टेक्निक बताते थे। और आज के दौर में जो कवि काव्य पाठ कर रहे हैं वो कौन कवि हैं, आपको अच्छी तरह पता है। कवि सम्मेलन में किस तरह के कवि मौजूद हैं और वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। वो कविता पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं। 80% तो वो अभिनय करते हैं। कविता के इससे ज्यादा बुरे दिन और कब आएंगे जब कवि को कहना पड़े कि आप जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इससे बुरे दिन और कभी नहीं आएंगे कविता के। अगर कविता अच्छी है तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मुंह से निकलेगा, वाह आपने तो हमारी जिंदगी कह दी, आपने तो मेरे बारे में कह दिया। लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि मेरी जिंदगी ये है। ये चीज होनी चाहिए कविता के साथ में। हम लोग कविता एक दूसरे को सुनाते नहीं, सुनाए तो समाज सुनेगा। जब वो खड़े होके बंदर का नाच देख लेता है, भालू का नाच देख लेता है,
तो कविता क्यों नहीं सुनेगा, जिसमें आप उसका दुख बयान कर रहे हैं। आपको कविता सुनाना आता ही नहीं है, आप मंच भीरू हैं, आप अपने पाठकों से, आप अपने श्रोताओं से डरते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते। इसलिए अगर किसी कवि के भीतर दम है, दमखम है, तो वो अपनी कविताओं के साथ अपने पाठकों से जुड़े, दोस्तों से नहीं, पाठकों से जुड़े। दोस्तों से न सुनकर भी कहेंगे वाह वाह, लेकिन पाठक 1 सेकंड में फैसला करेगा, उसे अच्छा लगेगा तो वो आपसे कहेगा भैया एक और सुनाइए, और अच्छा नहीं लगेगा तो वो उठेगा और चल देगा, अपना काम करेगा। सच्चा पाठक आपकी कविता का फैसला कर देगा, तुरंत फैसला कर देगा कि आपकी कविता अच्छी है, दमदार है कि नहीं है। तो मेरा सोचना यह है कि यह प्रयास कवियों की ओर से होना चाहिए। पहले तो कवियों को ही अपने आप को, अपना जो खोट है, अपना जो अहंकार है ना, और किसी से न मिलने का जो दंभ पाले हुए बैठे हैं, इससे मुक्त हो जाएं। मैं आपके चैनल पर अनुविशी जी इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि आपका चैनल ही मेरी बात को जो है पहुंचा सकता है। किसी और चैनल पर कहूंगा तो लोग काट के रख देंगे, इसमें से सारी फुटेज काट के अलग कर देंगे, लेकिन आप इसे काटेंगे नहीं। मैंने जैसा बोला है वैसे ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। इस बात को मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा चैनल मिले जिसमें मैं अपनी बात को कह सकता हूं, खुल के कह सकता हूं, ईमानदारी से कह सकता हूं और लोग उसको सुने। इसलिए मैं अनुविशी जी आपसे ये बात कह रहा हूं, आप इसमें से जो चीज समझिएगा रखिएगा, क्योंकि आप संपादक हैं, आप रख सकते हैं, और जो चाहिए हटा भी दीजिएगा। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना खोट दूर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। कविता लिखना तो कमोबेश हमने सीख लिया है, कविता पढ़ना, कविता सुनाना हमने अभी नहीं सीखा है, कविता कहना हमने अभी नहीं सीखा है। 10 में से 9 कवियों को काव्य पाठ नहीं आता, और वो अपनी प्रथम श्रेणी की कविताएं भी इतना खराब पढ़ते हैं, इतना बुरा पढ़ते हैं कि उसकी सारी जो खूबियां हैं वो नष्ट हो जाती है। इसलिए कवि को कविता पढ़ना आना चाहिए। अजामिल जी, आप जिस बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, ये हमको तो अच्छा लग रहा है, और मैं आपको 100% आश्वासन दे रहा हूं कि आपका इसमें से बोला हुआ एक शब्द भी नहीं काटा जाएगा। और मैं भी इस बेबाकी को बहुत पसंद करता हूं, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं, तभी इस इंटरव्यू का कोई मतलब होगा। और यदि चीजें बेबाकी से नहीं आएंगी तो इस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होगा। और मेरा अगला सवाल ये होता कि आप युवा कवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं समझता हूं इस सवाल की भी अब आवश्यकता नहीं रही, आपने अपने जवाब में इस चीज को भी काफी हद तक समेट लिया है। अब आपकी इन सारी बातों को सुन करके निश्चित रूप से दर्शकों के मन में एक इच्छा होगी कि हम अजामिल जी की कोई कविता सुने, चाहे उनकी अपनी लिखी हुई हो और चाहे किसी दूसरे कवि की लिखी हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई कविता सुनाना चाहें तो आप सुनाएं। अन्वेषी जी, आपका आग्रह है कि मैं एक कविता का पाठ करके आपको सुनाऊं। मैं कोशिश करता हूं, और मैं लगातार, चूंकि मैं थिएटर से भी जुड़ा रहा हूं, इस नाते मुझे लगता है कि काव्य पाठ थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है। तो मैं पढ़ता हूं अपनी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है कबाड़। कबाड़ में मिली सबसे ज्यादा काम की चीजें, रफ्ता रफ्ता इतिहास बनती धूल में सनी। कबाड़ में मिली सबसे ज्यादा काम की चीजें, रफ्ता रफ्ता इतिहास बनती धूल में सनी। वो पारिवारिक चीजें हमारी स्मृतियों से खिसक कर
कब बाहर हो गई पता ही नहीं चला। कोई ऐसे ही तो इतिहास बनता है, जरूरतों से लड़ता हुआ। कबाड़ में मिली हमें एक चारपाई, खस्ता हाल। डबल बेड की हैसियत में आने से पहले मैं जिस पर सोया करता था नींद पर। कबाड़ में मिली हमें एक चारपाई, खस्ता हाल। डबल बेड की हैसियत में आने से पहले मैं जिस पर सोया करता था नींद पर। एक मेज थी 3 टांगों वाली। विकलांग होने पर मैंने उसे ढकेल दिया था अंधेरे में मुख्य धारा से बाहर। दबे कुचले लोगों की तरह वो एक ओर पड़ी थी, चीखते चिल्लाते हुए अस्वीकृत समाज में। जरूरी मानकर खरीदी गई गैर जरूरी किताबों का अंबार मिला कबाड़ में। जरूरी मानकर खरीदी गई गैर जरूरी किताबों का अंबार मिला कबाड़ में। पिताजी और माताजी की तस्वीरें मिली। दीवार पर जगह न होने के कारण हमने उन्हें सहेज दिया था कबाड़ में। दीवार पर जगह न होने के कारण हमने उन्हें सहेज दिया था दीवार पर। हमारी रंगीन दुनिया से दुखी, दुर्भाग्य से लड़ता हुआ कबाड़ में बरामद हुआ परंपरावादी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी। ढेर सारे बर्तन भी थे कबाड़ में। अमृत तो पीकर पृथ्वी पर आसन जमाकर बैठे, प्लास्टिक ने बेदखल कर दिया उन्हें। पड़े हुए थे अस्वीकृत, बेजार। एक गुड़िया थी, एक गुड्डा था, नक्कटा, अधभंग, अंग भंग। लेकिन उसकी हंसी में अपना बना लेने वाला जादू मौजूद था अभी भी। साइकिल जैसी एक साइकिल भी थी वहां, जिस पर बैठकर मैंने कई बार किया था अपनी दुनिया का सफर। शीशियां थी, बोतलें थी, मेरे होश खो देने के वक्त की चश्मदीद गवाह। डिब्बे थे, कनस्तर थे, ढेर सारे। बहुत काम के थे सब के सब। सभी में रखी जा सकती थी काम की चीजें। लोगों से मिले प्रेम उपहारों के कबाड़ के नीचे मिले कई एक इस्तेमाल किए गए टूथब्रश। दांतों की चमक बरकरार रखने वाले ये औजार मुझे बहुत उपयोगी लगे कुछ और चमकाने के लिए। मित्रों, कबाड़ मेरी पूंजी है। कभी कबाड़ नहीं होता कबाड़। कबाड़ एक जिंदा एहसास है हमारी गौरवमयी यात्रा का। सहेजो, सहेजो, कबाड़ ज्यादा काम का है नए के बरक्स। अजमल जी, आपकी कविता बहुत ही सुंदर, क्या कहूं, दिल को छूने वाली है। और इस कविता को सुन करके एक सामान्य पाठक के भी समझ में आ गया होगा कि कविता क्या चीज है और हमको कविता क्यों पढ़नी या सुननी चाहिए, और उससे किस प्रकार आदमी का एक लगाव हर चीज से किस प्रकार बनता है, जुड़ बनता है, संवेदना उसके अंदर पैदा होती है, बढ़ती है। अब हमारा एक सवाल एक ये बनता है, बात तो आपसे घंटों की जा सकती है, लेकिन हमारी भी सीमा है, ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहते इंटरव्यू को, कि आप कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में जितने सक्रिय हैं, आपने अन्य विभाग जैसे पेंटिंग है, रेखांकन है, स्केचेज हैं, इसमें भी हाथ आजमाया नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आपकी चीजें प्रकाशित हुई हैं। जैसे इंडिया टुडे कह सकते हैं, जनसत्ता कहते हैं, नवभारत कह सकते हैं, और बहुत सारे जगह हैं। और हाल ही में इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का पुनर्प्रकाशन हुआ है, उसके कवर पर रेखांकन भी आप ही का है, ये छायांकन आप ही का है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में और अधिक क्यों सक्रिय नहीं हो पाए या नहीं है। मेरे गुरु डॉक्टर जगदीश गुप्त कहा करते थे कि हम जब भी दुनिया को देखते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, या हमारा मन जब भी देखता है, तो हम उसे चित्रों में देखते हैं।
चित्र हमारी पहली भाषा है। आदिम युग में सबसे पहले चित्र ही बनाए गए। फिर चित्र सिकुड़ते 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 लिपियों में परिवर्तित हो गई, इशारे बन गए। ये लिपियां इशारे हैं और उन्हीं इशारों को हम समझते हैं, उन्हीं इशारों में हम आपसे बात करते हैं। चित्रों के प्रति मेरा झुकाव जो है शुरू से ही था, थोड़ा बहुत ऐसे ही स्केचिंग या डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपर्क में आया तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कविता से इतर होती हैं, कविता में नहीं कही जा सकती, उसके लिए चित्र की जरूरत है। तो मैंने चित्र बनाने शुरू किए और मैंने बहुत सारे चित्र बनाए। 600 के लगभग मेरे रेखा चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं बहुत सारी, और सब उन्हीं सीनियर्स को देख करके मन में ये भी आया कि ये प्रकाशित भी होने चाहिए। खूब सारे प्रकाशित भी हुए, खूब प्रकाशित हुए। दरअसल ये चित्र भी हमारी लिए कविता का ही विकल्प है। मैं चित्र बनाऊं, पेंटिंग करूं या कविता लिखूं, मुझे आनंद एक सा ही आता है, एक सा ही आनंद आता है। वो कहा करते थे कि आप ड्राइंग रूम के लिए चित्र बना रहे हैं या समाज को समझाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ये चित्र समझ में नहीं आया, आप बताइए इसमें क्या है। नहीं, चित्र ने अपना काम कर दिया, कविता ने अपना काम कर दिया। अब हमारे पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को भी 5 कदम चलकर आगे आना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिना कोशिश किए आप ये बात नहीं कह सकते कि ये चित्र मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कविता को लेकर के भी और चित्रों को लेकर के भी ये कोशिश हमें दूसरी तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। आप जूता पहनते पहनते किसी पेंटिंग के बारे में उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आपको खड़े होकर के देखना पड़ेगा। और जो बहुत वरिष्ठ पेंटर्स हुए हैं तो वो तो कहते हैं कि आप मेरे चित्र को तब समझेंगे जब उस चित्र के सामने खड़े होकर के आप सही एंगल पर खड़े हो जाएंगे, वहां से वो चित्र बोलेगा। चाहे जहां खड़े होकर के चित्र को देखेंगे तो वो चित्र नहीं बोलेगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है कि वहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने जो कहा है वो आपको आपसे संवाद करेगा वहां से। तो मुझे भी ये लगता है कि हमारे दर्शकों को भी जो है थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलता कि फला चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, सब चीज समझ में आएगी। आपने जन्म लिया है, उसके बाद से इस चीजों को समझते समझते ही आप बड़े हुए हैं, तो समझने की कोशिश तो कीजिए। 5 कदम चल करके कलाकार आया है, कवि आया है, चित्रकार आया है, तो 5 कदम आप भी उसकी तरफ आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी ये बात। और मैं इसमें भरोसा नहीं करता कि आप मेरा चित्र देखें, मुझसे पूछें कि इस चित्र में क्या है और मैं खड़े होकर उसका विश्लेषण करने लगूं। ये तो गलत बात है। हम कोई विश्लेषण नहीं करेंगे। हमारा चित्र अगर नहीं बोल रहा है तो कहीं कमजोरी आपकी भी है और कहीं कमजोरी मेरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजमल जी, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सबको झकझोर रहे हैं। आप कवि को भी झकझोर रहे हैं, चित्रकार को भी झकझोर रहे हैं और साथ में दर्शक और श्रोताओं को भी झकझोर रहे हैं कि वे जिम्मेदारी जहां एक कवि की और चित्रकार की क्या है, वहीं एक सामान्य व्यक्ति की भी जिम्मेदारी क्या है कि वो उन चीजों को समझने की कोशिश करे और वो उनका जीवन में उसके में कितना महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि समय बहुत हो गया है और सवाल मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत हैं और दर्शकों के अंदर भी बहुत हैं, जिस तरीके से आपके अंदर ज्ञान अनुभव का खजाना है, तो हम ये चाहेंगे कि आपसे जिस प्रकार इस कविता के बारे में आपसे आज बातचीत हुई है, फिर कभी समय मिलेगा तो आपकी अन्य विधाओं पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ 2 शब्द अपनी ओर से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे इस योग्य समझा, यहाँ तक आप हमारे निवास तक आए, है ना, मुझ पर कृपा किया, मुझे अच्छा लग रहा है ना। आजकल तो ऐसे लोगों की भी कमी हो गई है ना, जो दूसरे भी जिज्ञासा अपनी दिखाएं, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें। लोग अभी अपने को ही ठीक से नहीं जान पा रहे हैं, है ना, तो जिस दिन वो दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि बात बनना शुरू हो जाएगी। हमें दूसरे को भी जानना चाहिए, और आपने ये कोशिश की है, आपकी इस चैनल ने ये कोशिश किया है। हम बहुत आभारी हैं आपके, और आपकी टीम के भी बहुत आभारी हैं। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाल दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम ऐसी और भी वीडियो आपके लिए ला सकें।